मैं ममता माहेश्वरी सोशल साइंस की टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो वर्कशीट नंबर 45 होगी और क्लास 9th की है। सब्जेक्ट सोशल साइंस और उसका पार्ट है इतिहास। इतिहास का पार्ट होगा, इतिहास का पार्ट नंबर 3 यानी कि लेसन नंबर 3। और हमारी डेट होगी आज 17/10/2020 और वर्कशीट है हमारी 45 और टॉपिक होगा हमारा नाजीवाद हिटलर का उदय थर्ड। हमने फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट हमने 43 में पढ़ा था कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से होते हैं और केंद्रीय शक्तियों के राष्ट्र कौन कौन से थे। वाइमन गणराज्य किस प्रकार लोकतांत्रिक था। वर्साई की संधि की कठोर शर्तें क्या थी। और ये सभी हमने वर्कशीट नंबर 43 में पढ़े थे। वर्कशीट नंबर 44 नाजीवाद एम हिटलर का उदय 2 में हमने पढ़ा कि विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, उसे वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां आई थी और राजनीतिक विचार के क्या कारण थे, कैसे उत्पन्न हुए और सामाजिक विचार किस प्रकार के थे और किस प्रकार उन इन सब के अनियंत्रित होने से क्या क्या परिणाम हुए। तो ये सभी हमने वर्कशीट नंबर 43 और 44 में हमने पढ़ा था, समझा था। आज हम वर्कशीट लेंगे 45। कौन सी वर्कशीट है हमारी आज? 45। और इसमें हम हिटलर का उदय नंबर 3 टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक करना, ताकि मैं समझूंगी कि आप सभी इसे बार बार सुनते हैं, तभी आप लाइक करते हैं। और शेयर करना आप अपने सभी फ्रेंड के साथ, और कोई जो भी हो अदर, तो उन सभी को आप मेरी वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे आपको आगे और वर्कशीट बनाने का मौका मिल सके। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिटलर का उदय। हमने हिटलर के बारे में आगे की वर्कशीट में पढ़ा था। आज हम उसका उदय किस प्रकार हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो हिटलर जर्मन सेना का सिपाही था। किसका था वो? जर्मन सेना। हिटलर जर्मनी में रहने वाला था और उसका एक सिपाही था वो। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया था। कौन सी संधि ने? वर्साई यानी कि गणराज्य की संधि ने। एक तो जर्मनी की पराजय हो गई और ऊपर से जब पराजय के बाद में जब संधि हुई थी मित्र राष्ट्रों के साथ जर्मनी की, तब हिटलर क्या हो गया था? दुखी हो गया और आग बबूला मतलब उसके मन में एक आग निकलने लग गई। मन ही मन वह अपने आप को या जर्मनी की सेना को दोषी मानने लगा। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। कब ली थी? मोस्ट पॉइंट है कि 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता का मतलब क्या है? कि वहाँ एक पार्टी में अपना नामांकन करना, अपना एडमिशन करना या प्रवेश लेना। जिसे बाद में कौन सी पार्टी के नाम से जाना जाता है? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसे बाद में नेशनल सोशल पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बाद में ये पहले तो इसका नाम हो गया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी और बाद में इसी को नाज़ी पार्टी का नाम दिया गया। और ये पार्टी किसकी बनी थी? हिटलर ने बनाई थी।
किसने? हिटलर ने बनाई थी, और हिटलर ने इसमें पार्टी में अपनी सदस्यता भी ली थी। अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था की बदहाली। बदहाली का मतलब क्या होता है? बदहाली का मतलब होता है खराब हालत होना। राजनीतिक खालीपन। राजनीतिक खालीपन मतलब राजनीति में अब कोई चर्चा नहीं होती थी। समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर की सत्ता में पहुंचने का रास्ता बन गया। समाज में जो गहराते गहराते मतलब बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हो रहे थे, तो हिटलर को सत्ता पर पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी के दौरान नात्सीवादी ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जो महामंदी थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में महामंदी का दौर प्रारंभ हो गया। सब दूर लाचारी, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, ये सभी का राजनीतिक खालीपन, अर्थव्यवस्था की बलिहारी, बैंक का दिवालिया, तो ये सभी ने क्या किया? एक नात्सीवाद में एक जन आंदोलन का मतलब जनता का आंदोलन प्रारंभ हो गया, का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी विचारों में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। तो ये सभी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में ये काम होना प्रारंभ हो गए। तो जब ये पार्टी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, या नात्सी पार्टी का उदय हुआ, तब एक उम्मीद जगी। किसको उम्मीद जगी? जनता को। किसको उम्मीद जगी? जनता को एक उम्मीद दिखाई दे रही थी कि उम्मीद दिखाई दे रही थी कि यह हमारी समस्याओं का हल कर सकती है। तब क्या हुआ? 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक स्टॉग, ये मोस्ट पॉइंट है, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि जर्मन की संसद का नाम क्या है? राइक स्टाग। के राइक स्टाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। कौन सी पार्टी को? 1929 में जब नात्सी पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा था, चुनाव में अपना कदम रखा था, तब उस समय जर्मन की राइक स्टॉक में 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते आते 37% वोटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तो वह 1932 तक आते आते अपने फिर वापस उसने चुनाव के लिए अपने कदम आगे बढ़ाया, और 37% वोट के साथ वह अपनी जीत को हासिल कर सका। ये पार्टी किसकी थी? हिटलर की पार्टी थी। अब आगे का पॉइंट होगा हमारा नाची विचार, नाची प्रचार की कला। नाची प्रचार की कला मतलब नाची ने कैसे प्रचार किया, उसकी भी एक, किसी के सामने हम अपनी बात रखते हैं या हम अपने विचार रखते हैं, तो उसकी भी एक कला होनी चाहिए, तभी वो हमारी बात को समझ सकता है, हमारी बात को सुन सकता है। अगर हमें अपने बोलने का तरीका या हमने विचार प्रस्तुत करने का तरीका सही नहीं है, तो कोई हमारी बात नहीं सुन सकता है। तो जर्मन में भी ऐसे ही हुआ था कि जर्मन में जब हिटलर ने अपना प्रचार प्रारंभ किया, अपने भाषण देना प्रारंभ किया, अपने मतलब विचारों को जनता के सामने प्रस्तुत किया, तो जनता पर उसके एक अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। नाजी हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई ना न्याय इंसाफी के प्रतिरोध। अब देखो जर्मन ने क्या क्या किया। जर्मन ने अपने भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना के वादे किए। वर्साई संधि में उसको जो जो अपमान हुआ था, जो जो उसके साथ गलत काम हुए थे जर्मनी के साथ,
तो उन सब के लिए वो प्रतिशोध की भावना के साथ जर्मन के लोगों में प्रचार करना प्रारंभ किया। जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। मतलब वह अपने भाषण में इस प्रकार के विचार प्रस्तुत करता था। हम भी जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अपने विचार अच्छे विचार प्रस्तुत करते हैं तो वो दूसरा इंसान हमारे से प्रभावित होता है। तो उसी तरह जर्मन में हिटलर ने अपने विचार प्रस्तुत किए तो वहाँ की जनता हिटलर से प्रभावित हिटलर के विचारों से प्रभावित होने लगी। हिटलर ने हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। वह लोगों को एक नई शैली रची कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक आडंबर और प्रदर्शन अहमियत मतलब सबका सम्मान करना उनका सम्मान करना समझता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां क्या की। अब नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां जनसभाएं आयोजित की। आप सभी देखते होंगे कि जब भी नेता लोग चुनाव के लिए अपना चुनाव लड़ने के लिए जब भी मैदान में आते हैं तब वह क्या करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, जनसभाएं आयोजित करते हैं, अपने भाषण देते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपने वादे रखते हैं। तो इसी तरह हिटलर ने भी ये सब काम किया। स्वस्तिक छापे स्वस्तिक छापे स्वस्तिक छपे, लाल झंडे, नासिक सैल्यूट। अब ये हिटलर ने अपना एक मतलब अपनी पार्टी के निशान बनाए। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नासिक सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ये सभी चीजें क्या बन गई, हिटलर की एक शक्ति प्रदर्शन बन गई थी। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। पार्टी ने क्या किया, पार्टी ने अपने सदस्य यानी कि अपने प्रधान को एक मसीहा, एक रक्षक और एक अवतारी के रूप में जनता के सामने पेश किया। यह छवि यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भाषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब हिटलर का भाषण था वो जर्मनी में जब आर्थिक मंदी चल रही थी और राजनीतिक संकट गुजर रहा था तब उसका भाषण भी एक अच्छा लग रहा था कि जर्मन की जनता सोच रही थी कि अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। लोकतंत्र का ध्वंस, नेक्स्ट पॉइंट। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद किसने दिया था, राष्ट्रपति। कौन था उस समय राष्ट्रपति, हिंडेनबर्ग। ये मोस्ट पॉइंट है, ये कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है। शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी और अब नात्सी पार्टी ने क्या किया, अपने रूढ़िवादी जो पक्ष थे उनको भी अपने उद्देश्य में जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे सत्ता हासिल हुई, लोकतांत्रिक शासन की जो संरचना थी, जो व्यवस्था बनी हुई थी, उनको जो रूल थे उनको भंग करना, उनको नष्ट करना प्रारंभ कर दिया और जो जो संस्थाएं उसका विरोध कर रही थी या उसके विचारों का अपमान कर रही थी तो उनको भी भंग करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्त प्रेस
और एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। अब जब भी कोई हिटलर के विरुद्ध कोई प्रचार करता था, हिटलर के विरुद्ध कोई अग्नि अग्नि अध्यादेश के जरिए कोई फ्रेंच कॉन्फ्रेंस करता या कुछ सभा करता, तो उनकी आज़ादी छीन लेता था और नागरिकों के अधिकार को अनिश्चित काल के लिए और उनको अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर देता था। इस तरह हिटलर ने अपना कार्य प्रारंभ करना शुरू किया। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम इनवेलिंग एक्ट के जरिए, ये भी मोस्ट पॉइंट है, कब कब विशेषाधिकार अधिनियम प्रारंभ किया? 3 मार्च 1933 को के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के लिए निरंकुश अधिकार मिल गए थे। उसने इस तरह की पाबंदी लगा दी कि कोई भी उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता था। तो उसने क्या किया, संसद में एक अध्यादेश प्रारंभ किया कि वह एक निरंकुश शासन चलाने का अधिकार मिल जाए। संसद में हाशिए का मतलब अपने प्रस्ताव रखें, अपने अध्यादेश प्रस्तुत किए, अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी, जितने भी ट्रेड यूनियन थे, उन सब पर हिटलर ने पाबंदी लगा दी और अपना एक मत पार्टी रख ली जिसका नाम था नात्सी पार्टी, उसी का शासन चलेगा। अर्थव्यवस्था और क्या क्या किया उसने? अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इस तरह हिटलर ने अर्थव्यवस्था पर भी अपना नियंत्रण किया, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। धीरे धीरे करके उसने जर्मनी के सभी जो भी अधिकार थे उसने अपने अधिकार में कर लिया। किसी और पार्टी को भी उसने आने से उस पर पाबंदी लगा दी। तो इस तरह हमने वर्कशीट का एक्सप्लेन किया है। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? तो इसका आंसर होगा हिटलर के उदय के कौन कौन से कारण थे? इसका आंसर है निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट पॉइंट, हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। पॉइंट नंबर 2, 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया और इसी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3, अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। पॉइंट नंबर 4, महामंदी के दौरान काम धंधे बंद होते जा रहे थे। बेरोजगारी, लाचारी, भूखमरी, बैंक दिवालिया आदि सभी के कारण एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण किया। पॉइंट नंबर 5, 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग में चुनाव के समय 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 में 37% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या क्या वादे किए? उसका आंसर है पॉइंट नंबर 1,
हिटलर अपने जोशीले भाषणों से में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। पॉइंट नंबर 2, हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। पॉइंट नंबर 3, लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नासियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। पॉइंट नंबर 4, स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सभी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 5, फर्स्ट, 1934 में सत्ता आने के बाद हिटलर ने सारी शक्तियों को स्वयं लिया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को धराशायी कर दिया। पॉइंट नंबर 2, हर प्रकार के विरोध को जबरदस्ती कुचल दिया गया। नाजी पार्टियों के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी को एक पुलिस राज्य में बदल दिया गया। हजारों की मात्रा में साम्यवादियों, समाजवादी और विचार विरोध करने वालों को यातना शिविरों में मरने के लिए छोड़ दिया गया। पॉइंट नंबर 4, संचार के सभी माध्यम जैसे फ्रेंच फ्रेस और समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, थिएटर आदि सरकार के कठोर नियंत्रण में कर लिए गए। पॉइंट नंबर 5, धर्म को भी राज्य के अधीन लाया गया, क्योंकि चर्च भी किसी भी वक्त राज्य के लिए समस्या बन सकते हैं। कभी भी और किसी भी वक्त राज्य के लिए समस्या बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, जर्मन की सैन्य शक्ति को बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण लिखिए। इसका आंसर होगा हाँ, मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से हम प्रभावित होते हैं। उदाहरणतः जब हम किसी नेता का भाषण और विचार सुनते हैं, उनके द्वारा किए गए वादों पर विचार करके ही हम उनको चुनाव के समय पर वोट देते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब हम मीडिया में किसी वस्तु के विज्ञापन में उसकी उपयोगिता के बारे में जब हम सुनते हैं, तो उससे प्रभावित होकर वस्तु लेने का निर्णय करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अभी वर्तमान में कोविड-19 के बारे में जानकारी हम सभी को मीडिया के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। उदाहरण के लिए कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दीपक जलाना तथा थाली बजाना आदि क्रियाएं मीडिया के माध्यम से ही सफल हो पाए। तो ये हमने इस वर्कशीट के सभी क्वेश्चन आंसर पूरे किए हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगेंगे और आप सभी इस वीडियो को बार बार सुनते रहेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे।